हमें मालूम है कि वो अडानी अंबानी को सब कुछ बेच रहे हैं, हमें सब कुछ मालूम है। इनफैक्ट राकेश टिकैत जी को भी मालूम है। सब हमारी जो रोटियां सिक रही है, जो राजनीति की रोटियां हम जय श्री राम करके सेक रहे हैं, वो हमेशा ऐसे सेकते ही रहेंगे, वोट पाते रहेंगे, हमारी सरकार ऐसी आते रहेगी और देश की जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी। तो हम आत्मनिर्भर ही है, आपकी तरह जनता का पैसा लूटकर 9-9 लाख का सूट नहीं पहनते हम। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये तीनों कानून बहुत जरूरी हैं। अच्छा, आत्मनिर्भर मतलब पकोड़े तलेंगे हम तब आत्मनिर्भर बनेंगे, या फिर हम पान की दुकान लगाएंगे तब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम अभी तक किसके पैरों पर है भैया? हम आत्मनिर्भर ही है। हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम आज तक आत्मनिर्भर ही हैं। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। आप हमारे घर में आकर रोटियां नहीं बनाते हैं, आप हमें कमाकर नहीं देते हैं। हम बाहर जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, पागल हो जाते हैं जॉब ढूंढ ढूंढ के, तब 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, तब हम अपना घर पालते हैं। तो हम आत्मनिर्भर ही है, आपकी तरह जनता का पैसा लूटकर 9-9 लाख का सूट नहीं पहनते हम। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। जो आप यहाँ पर अपने हमारे जनता के पैसों पर जो ऐश कर रहे हैं, उसकी ऐश करना छोड़िए, तब आप सही में आत्मनिर्भर बनेंगे। उसको कहा जाता है आत्मनिर्भर। आप हमें सिखाएंगे, खुद सीखिए। आपने जिंदगी भर एक आरएसएस की गुलामी करके आप यहाँ तक पहुंचे। जिंदगी में 1 रुपया आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। जिंदगी में आपने जितना भी आपको मिलता है पहले आरएसएस की बदौलत मिला, अब हम लोगों की बदौलत आप लूट रहे हैं, लूट कर खा रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। चलिए एक मैं आपको बात बताती हूँ। एक बच्ची है छोटी सी, उसके पैसे चाहिए थे, उसके लिए उसका इलाज होना था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हालात में थी। उसका इलाज होना था तो कुछ 22 करोड़ का कुछ खर्चा आ रहा था, 21-22 करोड़ का कुछ खर्चा आ रहा था। बहुत ज़्यादा मीडिया हमें दिखाने में लगी हुई है, भैया मोदी जी ने तो बच्ची की जान बचा ली, बच्ची की जान बचा ली। बहुत दिनों से उस बच्ची के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, बहुत दिनों से। और चंदा इकट्ठा करके हम जैसे बहुत सारे लोगों ने जाके, विदेश के जो भारतीय लोग थे, विदेश में जो रहते हैं, उन लोगों ने 16 करोड़ रुपए जमा करे। कितने? 16 करोड़ रुपए जमा करे। फिर उसके बाद कुछ 21 करोड़ का खर्चा था, तो हमारी 21 या 22 करोड़ का खर्चा था। तो हमारी मोदी सरकार जो है, जो एक सबसे घटिया सरकार है, उसने 6 करोड़ जो थे वो माफ कर दिए। तो इतना बड़ा काम कर दिया। वो 6 करोड़ क्या उनके अपनी जेब से आ रहे हैं? वो उनके पैसे हैं खुद के। सरकार जो है सारा टैक्स का पैसा दूसरों पे लगाती है, वो हमारा ही पैसा हम पे लगा रही है और हम ही खुश हो रहे हैं कि भैया हमारे लिए बहुत काम कर दिए। आप ये सोच रहे हैं हमें क्या चाहिए? एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जॉब्स। हम अपना अगर लगा रहे हैं, अगर टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें जॉब दीजिए, उनसे हम कमाकर दोबारा तो खा पाए ना। आप हमारा लूटते ही रहेंगे, हमें वापस नहीं देंगे, ये तो नहीं होगा ना। 16 करोड़ रुपए उस बच्ची के लिए सबने जमा करे, उसको एक ने भी नहीं दिखाया, और लगातार हमारी मीडिया दिखाई जा रही है 6 करोड़ माफ हो गए, 6 करोड़ माफ हो गए। अरे जनाब, वो हमारा ही पैसा है। आप इस तरह से बहकावा देकर लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपको वाहवाही करनी चाहिए आम जनता की, जो एक बच्ची के लिए खड़ी हुई। और ऐसे ही हम आज सब लोग जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, आज यहाँ पर कोई नहीं देख रहा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, कोई नहीं देख रहा। शायद मेरी जाति धर्म किसी को भी नहीं पता होगा। मेरा नाम भी नेहा है, तो शायद आधे लोगों को ये लगता है मैं मुस्लिम हूँ, आधे को लगता है मैं हिंदू हूँ, किसी को यही नहीं पता तो मैं कौन से धर्म से आती हूँ। तो इस आंदोलन की सबसे अच्छी और पक्की बात यही है कि यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पर सारे धर्म जाति मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से उस बच्ची को बचाया गया, उसकी सर्जरी हो रही है, वो बच्ची बचने वाली है, तो इस बच्ची को इस तरह बचाया गया। इसी तरह से हम आम जनता सब लोग मिलकर वो जो आंदोलन, ये आंदोलन जो हो रहा है, इसको भी खड़ा करेंगे और ज़्यादा पक्का करेंगे। अभी भी बहुत पक्का है, मुझे लगता नहीं कि ये आंदोलन अब किसी का मोहताज रहा है पक्का करने के लिए। तो बड़ा है और आगे बड़ा होता रहेगा। इस आंदोलन में जितनी भी 3 चीज़ कानून है वो वापस होके रहेंगे। एक सवाल और करना चाहूँगा। हाँ जी। कल आपने राहुल गांधी का भाषण जरूर सुना होगा जी, सुना ना? जी। तो उसमें जब वो किसानों के लिए सम्मान में खड़े हो गए, जो 200 किसान मर गए हैं, उनकी हत्या हो गई है, तो ओम बिरला ने ये कहा है कि संसद में आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के लिए आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, किसानों के सम्मान में आप खड़े नहीं हो सकते। इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं बता रही हूँ ना कि अगर ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ कुछ हो, और मैं तो खैर बद्दुआ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को बद्दुआ देकर शायद अपनी जुबान गंदा करना है और शायद हम पे ही लग जाएगी। तो इन लोगों के लिए तो शायद बद्दुआ भी कम है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों के लिए बद्दुआ भी कम है। ये लोग
वो लोग हैं जिनको सही में एक दिन भुगतना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। जो हमारे भारत में किसान जो शहीद हुए हैं, जो आज उत्तराखंड में हो गया, आप एक ट्रक लगा देते हैं वहाँ से लोगों को निकालने में लगे हुए। हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ था। हाथरस का कांड कोई छोटा मोटा कांड था। बच्ची को जला दिया गया, वहाँ पर जलाकर मार दिया गया। पहले रेप किया गया बहुत बुरी तरह से, फिर उसको चुपचाप से जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो एक दलित की बच्ची थी, इसलिए उसको मार दिया गया। आज मैं सुबह जब न्यूज़ देख रही थी सुबह, तो जब ये बात आई कि वो जो लड़का है जो वहाँ पर मंगोलपुरी में जिसको मारा गया है, मंगोलपुरी में वो लड़का मर गया है, तो इन्हीं का कपिल मिश्रा आकर ये बोल रहा था कि ये लोग जो है, यहाँ ना कि कांग्रेस का नाम लिया उसने, बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया, कि ये जो लोग हैं वो हाथरस वाली पर चले जाएंगे पर इस पर नहीं आएंगे। मतलब हाथरस की बच्ची से आप जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे जला दिया गया, अब आप अपनी मौत जो मौत होती है उसका भी कंपैरिजन करेंगे कि ये वाली मौत बड़ी है, वाली मौत बड़ी नहीं, उस पर तो चले जाते, इस पे नहीं आ जाते। आप ये देखिए जो हमारे किसान हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों में से जो 200 किसान अभी जिन्होंने जान दी है, वो एक तरीके से आप ये मत सोचिए, एक तरीके से वो सोचिए कि हमारी ही जान गई है, क्योंकि आज किसान ना हो तो हम भी नहीं हैं। आज किसानों की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप खड़े हैं, हम सब यहाँ पर किसानों की वजह से ही खड़े हैं। किसान ना हो तो आप बनाएंगे रोटी, आप उगाएंगे अनाज, या फिर आप वो जो खेती की फोटो डालते हैं वो करेंगे। आपके लोग जो हैं बाहर अगर एक झाड़ू लगा दे तो 1000 फोटो खिंचवा लेते हैं, जिनमें से पूरा का पूरा रोड पहले ही साफ कर देते हैं, जरा सी गंदगी ना बच जाए। आप उन लोगों में से हैं और आप कह रहे हैं कि आप संसद में इस तरह से उठ नहीं सकते क्योंकि ये संसद का एक तरीके से अपमान है, तौहीन कर रहे हैं, आप वो नहीं उठ सकते। मतलब देश का अन्नदाता 200 तो बहुत बड़े होते हैं, कोई 220 अगर हमारा एक अन्नदाता जो होता है उसे भी किसी तरह की परेशानी आए ना, तो हमारी संसद, हमारे कानून इस तरह के हो कि हमारी पूरी संसद साथ खड़ी होकर उस एक किसान के लिए खड़ी हो और बोले कि उसे ये परेशानी आई कैसे। ये हमारे किसानों के साथ होना चाहिए। हमें जो यहाँ पर सब्सिडी मिलती है किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी तो बंद कर दी। मैं वही तो बोल रही हूँ, कितनी सब्सिडी मिलती है? जो पहले मिलती थी वो तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद हो गई। आप अगर वहाँ की क्या कहते हैं इसको, बाहर की जापान की बात कर ले, 9 लाख सब्सिडी मिलती है। विश्व गुरु है हम, 42 लाख रुपए दिए जाते हैं वहाँ पे, 42 लाख। हमारी 80,000 करोड़ सब्सिडी है, खाद पे मिलती है टोटल मिला के किसान की, और वो भी 1 अप्रैल के बाद में वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। 1 अप्रैल के बाद में जो आने वाली अप्रैल है ना, वो भी सब्सिडी खत्म कर दी है। जो हमारा 450 की यूरिया का कट्टा आ रहा था, अब वो 950 का कर दिया है, और जो डाई का था वो 2000 का कर दिया है। और उसके बाद में ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बातें हमारी नेशनल मीडिया, हमारी दाल मीडिया कभी नहीं बताएगी। देखो ये लोग बता सकते हैं, ये लोग किसान को बर्बाद करने में। अभी बजट आया है, बजट में 4% सेस लिया है किसान के नाम से, ऊपर किसान लिखा हुआ है, नीचे कागज उसी के लिखे, डीजल के पेट्रोल वालों के लिखे। 4% अगर सेस लिया, 4 रुपए उन्होंने किसान के नाम पे उगाएंगे। आप एक बात बताओ, बड़ा आदमी है, पूंजीपति है, बिजनेसमैन है, या जो भी कोई जो काम कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर है बड़ा, या बड़ा ठेकेदार है, या जो भी है, उसको तो एक्सक्लेशन भी है, जस्टिफिकेशन भी है, या नौकरी करता है तो उसको उसका TADA होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसे सब चीज मिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन किसान को कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। एक सेकंड में नेहा जी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी को कल बजट पे बोलना था, वो पूरे 25 मिनट का भाषण उन्होंने किसान आंदोलन पे दिया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बजट पे उन्होंने बात ही नहीं की, वो तो किसान आंदोलन पे ही बोलते रहे। मेरे को लगता है कि अभी जो हमारा सबसे बड़ी जो बात है, देखिए मैं पहली बात किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, तो कोई भी मुझे यहाँ पे किसी भी पार्टी का ना समझे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने किसान आंदोलन पे बात करी तो मेरे लिए हमारे देश का अन्नदाता इस टाइम सबसे ऊपर होना चाहिए, सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन्हीं को नहीं, हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं जो अभी अय्याशी के पैसे उड़ा रहे हैं, जो हमारे पैसे लूट कर अपनी अय्याशियों में लगा रहे हैं, उनको बंद करके हमारे अन्नदाता पे बात करें। इस टाइम हमारे लिए कोई मुद्दा सबसे बड़ा नहीं है, हम सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हमारे अन्नदाता और हमारे ये 3 कानून जो कि वापस होने चाहिए, उसी के लिए हम सब साथ खड़े हैं। अच्छा, आप स्मृति ईरानी जो कि जब उसकी बात ना करें मुझसे, मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा, महिला है आप भी और वो भी एक महिला है, वो पहले सड़कों पर आ जाती थी, अब किसानों की इतनी हत्या हो गई है, सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं, और वो संसद में एकदम खामोश बैठी हुई हैं और वो विपक्ष पे ही सवाल कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैंने बताया ना कि ये बीजेपी सरकार इतनी घटिया, इतनी गंदी, इतनी बेतुकी सरकार है कि इस सरकार में अगर दूध का धुला इंसान भी होगा तो वो भी कलंक होकर निकलेगा।
वो भी कलंक होकर ही निकलेगा। ये ऐसी सरकार है। अब मैं बता रही हूँ ना, राजनाथ सिंह को, आप स्मृति ईरानी तो खैर उसके लिए आई थी, राजनाथ सिंह तो पूरे के पूरे जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो इन्होंने जंतर मंतर पे एक छोटा सा आंदोलन हो रहा था किसानों का, तब इन्होंने किसानों के बीच में जाकर ये कहा था कि देखिए कांग्रेस आपकी बात नहीं सुन रही है, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, इन्होंने 100 बातें सुना दी थी कांग्रेस को जब एक छोटा सा आंदोलन हो रहा था। आज सारी सड़कें जाम है, पूरा भारत देश एक है, भारत के बाहर के लोग भी आज हमारे साथ हैं। भारत के बाहर के लोग, मैं बता रही हूँ, भारत के बाहर के लोग जो है वो हमारे साथ हैं, आज इस कानून के खिलाफ हैं, पर आज फिर भी वो राजनाथ सिंह अपनी चुप्पी बांधे बैठा हुआ है। कहाँ हो भाई साहब, निकलो ना। जब एक छोटा सा कानून आया तब आपने बहुत ज्यादा सरकार की, कांग्रेस सरकार की वहां पे थू थू कर दी उस पे कि ये ऐसी है ये वैसी है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। आज आपकी सरकार क्या कर रही है, आप एक बारी बाहर निकलिए, जनता से सामना कीजिए। और स्मृति ईरानी की जो बात है, स्मृति ईरानी वो है जो देश का पैसा लूट कर बस खाने के लिए बनी है। उसको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की बेटियों से कोई मतलब नहीं है। हाथरस कांड हुआ था, देश की बेटी ही तो है ना वो भी तो बेटी ही है ना एक देश की, उन्होंने भी कभी ना कभी जन्म लिया होगा। वो भी हाथरस वाली जो बच्ची है कभी ना कभी उतनी बड़ी हुई होगी, उनको भी पता होगा बेटी होने का दर्द क्या होता है। जब ऐसा किसी के साथ हो जाता है उनको बाहर निकलना चाहिए था। कहीं दिखी वो हाथरस में? कहीं नहीं दिखी। जब वो एक महिला होकर एक महिला के लिए आवाज नहीं उठा सकती, एक बच्ची के लिए आवाज नहीं उठा सकती, तो कैसे हम उम्मीद कर ले कि हमारे किसानों के लिए, हमारे अन्नदातों के लिए आवाज उठाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए ये लोग जो है सिर्फ अपना सोचने वाले हैं कि हमारी भला भला हो रहा है, हमारे लिए बहुत है, हमें ना देश से मतलब है ना हमें हमारे देश के लोगों से मतलब है। देश के लोग मर रहे थे, मर रहे हैं और मरते रहेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो रोटियां सिक रही है, जो राजनीति की रोटियां हम जय श्री राम करके सेक रहे हैं, वो हमेशा ऐसे सेकते ही रहेंगे, वोट पाते रहेंगे, हमारी सरकार ऐसी आते रहेगी और देश की जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी। पुरानी मंडिया, देखिए जीएसटी बोला गया, इन्होंने बोला लाल किला था, है, रहेगा, लीज पर दे दिया गया, अब तो हमारा बच्चा ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी, है और रहेंगी, उनमें से पता है हमें। LIC थी, है, रहेगी, और बैंक्स थे, है, रहेंगे, एयरबस थे, है, रहेंगे, सब कुछ था और है भी और रहेगा भी। तो वो बेचकर जा कहाँ रहे हैं? आप किसे बेच रहे हैं? आप किसी चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आप लोगों को ये समझते हैं कि आपने बोला थे, है, रहेंगे और वो रहेंगे, आपने सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। बजट आया भी, बजट में उन्होंने हर चीज़ को प्राइवेट करने के लिए बोला, जितनी भी चीज़ें थी वो सब महंगी कर दी गई। आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? हमारे भारत की जनता को, जो बहुत पढ़ी लिखी जनता है, हमारी वो जनता जो गांव में रहती हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको मालूम नहीं है कि आप कितनी घटिया राजनीति करते हैं? उनको मालूम नहीं है कि आप अगर गांव के लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं या फिर आप सोचते हैं कि हमें वोट दे देते हैं और उनको हम चाहे कुछ भी किसी भी तरह से यूज़ करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग हैं यहाँ से आज गांव से ही आए हैं और सारी सड़कें जो जाम है, जो जाम की गई है, इस आंदोलन को खड़ा करने वाले जितने भी लोग हैं वो गाँव से ही आते हैं। तो गाँव के लोगों को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए और ख़ासकर आप ये ना सोचें कि गाँव के लोग हैं वो अपना ही देखेंगे और शहर के लोग उनके साथ मिलकर कुछ नहीं करेंगे। मैं दिल्ली से हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने आज तक गांव नहीं देखा है, मैंने कभी गांव नहीं देखा है, मैं गई भी नहीं हूँ, पर फिर भी इस आंदोलन में पहले दिन से एक्टिव हूँ। पहले दिन से हम लगातार, हम सिंघू बॉर्डर, बुराड़ी, लगातार हम जाते रहे और उसके बाद में यहाँ पर भी आती रही गाजीपुर। लगातार हम पहले दिन से एक्टिव है। रात को यहाँ पर जाने के लिए टाइम, मतलब इतना जब टाइम हो जाता है तो लगता है कि कैसे जाएं, पर फिर भी हम आते हैं क्योंकि हमें इनका साथ देना है। आज हम इनका साथ नहीं देंगे तो कल यही हालत हमारी भी होने वाली है। तो आज ये सब अगर हम इनका साथ नहीं है तो कल ये सब हालत हमारी होने वाली है। उन्होंने तो कहा है ना कि एक किसान मुझे ये बता दे कि इसमें कोई कमी है बिल में। मोदी जी ने तो ये कहा है कि एक किसान कोई बता दे मेरे को कि इस बिल में कोई कमी। आप किसी किसान के साथ डिबेट करने आइए तो सही जनाब, आपके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप किनको अपना इंटरव्यू देते हैं? उसको क्या आप आम चूस कर खाते हैं, छील कर खाते हैं, काट कर खाते हैं? आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते, आप उनको इंटरव्यू देते हैं? आइए एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दीजिए ना, आइए एक बार। या फिर अपने अर्नब गोस्वामी के सामने अपनी वाहवाही करके आप खुश होते रहेंगे क्योंकि वो बेवकूफ रिपोर्टर है? नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर सही में है, तो आइए राकेश टिकैत जी के सामने करिए आमना सामना, वो बताएंगे आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत। छोड़िए आप हम जैसे लोगों के सामने आ जाइए जो सरकार की पोल खोलते हैं, उनको बताते हैं सच्चाइयाँ। आप हम जैसे लोगों के सामने आइए, हम बताते हैं इस कानून में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। आप
बैठकर अपना मुंह चला देंगे और जनता मान लेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने राकेश टिकैत जी का नाम लिया है। राकेश टिकैत जी ने एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी इस बिल के मतलब इस बिल से फायदा होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए ये जो कानून बनाए गए हैं ये सिर्फ मोदी ने तो नहीं बनाए हैं, ये बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। और अगर ये राकेश टिकैत जी हमारी सरकार के खिलाफ हैं तो इसका मतलब मोदी के भी खिलाफ है। हम जरूरी नहीं है पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे और उनको गलत ठहराएंगे। अडानी अंबानी का उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी सारी जो लड़ाई है राकेश टिकैत जी की वो इन चीज़ पे है कि जो हमारी एमएसपी है, जो हमारे 3 कानून हैं उनको वापस ले लिया जाए प्यार से, जो कि सरकार लेगी। उस कानूनों में कहीं से भी कहीं तक अडानी अंबानी अभी फिलहाल हमें सामने नहीं आते दिख रहे हैं। हमें मालूम है कि वो अडानी अंबानी को सब कुछ बेच रहे हैं, हमें सब कुछ मालूम है। इनफैक्ट राकेश टिकैत जी को भी मालूम है, सबको मालूम है, पूरा देश जानता है।